हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है इस बुक का नाम है M82। इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाली हूँ, क्योंकि आप सबके एग्ज़ाम जैसे कि आ रहे हैं और मैट 2 का एग्ज़ाम जो है आपका, उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको इसके अंदर बताने वाली हूँ। और इससे पहले मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मैट 2 पे बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट पे मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके निर्णय में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए प्रमुख भूमंडलीय प्रयास कौन से हैं वो बताने हैं। कि जो आपके हम जो निर्णय करते हैं पर्यावरण संरक्षण को लेके, उसमें भूमंडलीकरण के प्रयास किस किस तरीके से है, क्या क्या हैं वो इसमें बताने हैं। तो इसमें क्या क्या प्रयास हुए हैं आप ये देख सकते हैं। पहला तो हुआ था सतत विकास पर और जो आयोजित जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और समझौता हुआ था। आपको पता ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे सम्मेलन और समझौते हुए हैं सतत विकास। अब से सतत विकास क्या आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैसे पता होगा अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं सेकेंड ईयर में। तो देखिए इसका मतलब होता है कि हम ऐसा अपना विकास भी करें और अपनी ज़रूरतों, जो हमारी ज़रूरत है उनको इतना ही यूज़ करें कि आने वाली जो पीढ़ी है या जनरेशन है उसके लिए वो सब चीज़ें बची रहे। कि हम किसी को अनलिमिटेड कोई भी चीज़ यूज़ ना करें कि हमारे पास अगर आज इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दिन रात चला रहे हैं, ऐसे ही चलता हुआ छोड़ रहे हैं, ऐसा ना करें। या फिर हमारे पास वाटर है तो ये नहीं कि हम वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट करें। तो इसलिए इसमें तो जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हर चीज़ अवेलेबल रहे कि हम अपनी चीज़ों की, हमें जो ज़रूरत है उसको हम मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको यूज़ ना करें चीज़ों को, है ना। इतना ही यूज़ करें कि आगे बचा रहे वो सामान। तो इसमें वही सब चीज़ें बताई गई जो सम्मेलन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय आयोजित किया गया था वो इसमें बताया गया है। तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं कि साधन को लेके, पर्यावरण को लेके कानून बनाए गए थे, वो शायद घोषणाएं की गई थी, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो तैयारियां या इन सब चीज़ों में बहुत सारे बताए गए हैं, वो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। जिसकी जल को लेके, मछलियों को लेके, इमारत को लेके, लकड़ियों को लेके, इन सब चीज़ों के लिए बताया गया है कि इनका दोहन ना हो, ठीक है। और जो भी इन चीज़ों में जो हम वो करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, वो सब ना हो। जो भी हम शिकार करते हैं, जानवरों को मारते हैं, उन सब पे रोक लगाई जाए, वो सब इसमें बताया गया है। तो इसमें मैं आपको ओवरऑल समझा रही हूँ खाली, बाकी आप इसको पोज करके अच्छे से डीपली पढ़ सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, ये अभी उसी का ही आंसर है। नेक्स्ट है विश्व की संस्कृति ए प्राकृतिक विरासत। देखिए अब आप ये सोचेंगे कि जो सांस्कृतिक होती है, हमारी परंपराएं होती हैं, वो इसमें क्या रोल होगी सतत विकास में, है ना। बट ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि देखिए हमारी सांस्कृतिक ज़रूरी नहीं है कि पहनावे से ही होती है। हमारी जो परंपराएं होती है, जैसे कि हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, उसको काटते नहीं है, या फिर तुलसी के पौधे की करते हैं। तो ये जब सांस्कृतिक से क्या होता है कि हमारी जो परंपरा होती है उससे हम अपने जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, इसको हम सेव कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। तो वो हमारे सांस्कृतिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इसमें सतत विकास में। अगर हम उसको ठीक से रखेंगे, हम अपनी परंपरा को फॉलो करेंगे, तो हम अपने जो क्या है वो सतत विकास है उसमें बहुत ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल आपको देती हूँ कि पहले के टाइम पे फ्रिज होता नहीं था, फ्रिज का पानी भी नहीं पीते, पर आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रिज का पानी प्रेफर नहीं करते हैं, मटके करते हैं। अब उससे क्या होगा कि आप फ्रिज ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, बार बार उसको खोलोगे नहीं, तो उसके अंदर से जो वो गैसेज निकलती है वो आपके ओजोन परत को ख़राब नहीं करेंगे। तो ये इसके कनेक्टिव है, एक रिलेट करता है। तो ये इसमें चीज़ें आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो वहाँ पर। तो वो सब इसमें बताया गया है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है आपका, तो इसके अंदर जितने पॉइंट है ये तो आपको लिखने ही है। आप एक्सप्लेन इसको इतना डीपली ना करके छोटा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। अब इसमें 5-6 से ज़्यादा पॉइंट अगर हैं, 5-6 पॉइंट है, तो आप 5-6 पॉइंट तो याद करो, बट उसके अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन आप वहाँ कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है इसमें, प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय जो है उसके ऊपर है कि जो संकट आ रहा है प्रजातियों के ऊपर। ठीक है, अब प्रजातियाँ कौन सी आपको पता है, जो जानवर होते हैं, ठीक है, जंगली जानवर या फिर जंगल में जो भी रहते हैं जानवर जो हैं, उनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप सभी को पता होगा पहले के टाइम पे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, पक्षी हैं जो पहले के टाइम पे थे बट आज के टाइम पे नहीं है, और इन्हों का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पर्यावरण के ऊपर, क्योंकि एक पूरी एक चैन होती है, अगर ये जो चैन होती है अगर बीच में टूटती है तो इससे भी हमारे पर्यावरण पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए तो हमें जो जानवर है उनको सुरक्षित करना हमारे एक काम है, तो उसको लेके बहुत सारे कानून बनाए गए हैं कि हम किसी ऐसे जानवर को नहीं मार सकते, जो गाय हत्या होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस पे बनाई गई हैं, तो वो सब भी आप इसमें पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से कानून बनाए गए जी उसको लेके, जो जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे पक्षी थे, जैसे कि चिड़िया एक पक्षी होती थी पहले के टाइम पे, बहुत सारे ऐसे पक्षी जो लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इससे क्या होता है कि जो हमारा पर्यावरण है इस पे बहुत ज़्यादा खराब असर पड़ते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा शेर हो गया, चीता हो गया, इन सबको अब कैसे हम सुरक्षित कर रहे हैं ना, क्योंकि इनकी संख्या कम होती जा रही है, तो इनको अब हम सुरक्षित करते जा रहे हैं, इनको बचा रहे हैं। और जबकि ये हमारे लिए तो कोई वो नहीं है, हमको मार देंगे खा जाएंगे, बट इसको तब भी सुरक्षित कर, क्योंकि एक पूरी चैन होती है, पूरी इन्वायरमेंट की एक चैन होती है, अगर बीच में से ब्रेक डाउन होता है तो जो हमारा पर्यावरण है उस पर बहुत ख़राब इसका असर पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम किसी को भी ऐसे जानवर को नहीं मार सकते, या जो भी इसके ऊपर बहुत सारे कानून आ रखे हैं वो आप देख सकते हैं, इसको आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और ये इस पे आयात निर्यात जो है इन सब के ऊपर पूरा बताया गया कि लाइसेंस लेना आपको, या जो भी है प्रजातियों के ऊपर, वो भी सब इसमें बताया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, पीडीएफ के कुछ चार्जेस होंगे तो आप इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट, प्रवासी वन्य जंतु जो प्रजातियां होती हैं उनों के ऊपर, जो प्रवासी एक देश से दूसरे देश जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनों के बारे में इसमें जीव जंतु या प्रजाति के बारे में बात हो रही है। जो बहुत सारे हैं ऐसे कि पक्षी होते हैं एक से दूसरे राष्ट्र में देश में जाते हैं। ठीक है, उनों के ऊपर भी बताया गया है कि या फिर उनों की जो भी प्रजनन होती है, या फिर जिस तरीके से उनको कोई खतरा ना पैदा हो, उनों के लिए कैसे रक्षा हम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप इसको भी यहाँ पे पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और जैसे कि हम किसी भी एक जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो हमारा ही काम है उसकी सुरक्षा, उसको सुरक्षित रखना। ठीक है, उसको सुरक्षा प्रदान करना, वो सब चीज़ भी इसमें बताई गई हैं। तो आप ये भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे अब नेक्स्ट उसी के ही अभी पॉइंट चल रही है, पॉइंट इसके थोड़े ज़्यादा हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण समझौता जो हुआ था उसके बारे में अब इसमें बताया जा रहा है कि ओजोन परत में आपको पता होगा छिद्र होते जा रहे हैं, वो किससे हो, जो क्लोरोफ्लोरो हमारे कार्बन होती है, ठीक है, जो गैस होती है उसकी वजह से हो रहे, प्लास्टिक की वजह से हो रहे, बहुत सारे हानिकारक प्रभाव की वजह से हो रहे हैं। पराबैंगनी जो किरणें उसमें जाती है ओजोन परत से, उसे छेद होता है। अब ये गैस कहाँ से निकलती है, एसी में से, फ्रिज में से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में से गैस निकलती है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही हानिकारक है, जीव जंतु के लिए भी हानिकारक है, हम इंसान के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो वो सब चीज़ें बताई गई हैं कि इस पर समझौता हुआ था। ठीक है, कि हम इसका यूज़ कम से कम करेंगे, जो देश ज़्यादा करेगा उसको भरपाई करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। पहले के मुकाबले ये है कि पहले बहुत ज़्यादा अमेरिका या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता था, बट उस पर थोड़ी लिमिटेशन लगाई जा रही है कि अगर आप ज़्यादा ख़राब करते हैं तो आपको ज़्यादा हर्जाना भरना पड़ेगा उसमें। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें हैं कि ओजोन परत को कैसे ठीक करने के लिए क्या क्या कानून लाए गए उनको, मतलब कि अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो डीजल है, पेट्रोल है, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बट आप दिल्ली में अगर देखेंगे सीएनजी का यूज़ होता है तो इससे कम पोल्यूशन होता है। तो ऐसे ही पोल्यूशन कम करने के लिए भी बहुत सारी तकनीकें विकसित हो रही हैं कि हम क्या चीज़ें और अच्छी कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन थोड़ा कम हो। तो वो सब चीज़ें इसमें आप ऐड भी कर सकते हो। और इसमें जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओजोन के बारे में आप सभी को लगभग पता ही होगा, ओजोन क्या होता है, उसमें किस तरीके से क्षति हो रही है, वो सब चीज़ें मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताई है, थोड़ा एक्सप्लेन की है। तो इसमें देखिए ज़्यादा पॉइंट मेरे को थोड़े लग रहे हैं तो आप एक दो स्किप भी कर सकते हैं जो अगर आपको थोड़ा टफ लगे
तो उसको आप थोड़ा हटा भी सकते हैं। अब देखिए क्या जोखिम भरे जो मलबे होते हैं, मतलब वेस्टेड जो हमारा मटेरियल होता है उसके बारे में बात करें। आप सभी को पता होगा कि हमारा बहुत सारा वेस्टेड मटेरियल बचता है। जो घर का होता है वो इतना जहरीले तो होते ही नहीं, बट जो फैक्ट्रियों में से केमिकल वेस्टेड होता है उसको निपटाने के लिए समझौते किए गए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। क्योंकि देखिए जब हम कुछ भी चीज़ें बनाते हैं केमिकल की तो उसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेड बचता है, तो हम समुद्र में बहा देते हैं, नदियों में बहा देते हैं या ऐसे बाहर छोड़ देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, इससे हानिकारक जो बीमारियां हैं वो लगती हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे समझौते हुए हैं ताकि ये जो वेस्ट मटेरियल है ये ऐसे ही कोई नालियों में समुद्र में ना बहाए, ताकि इससे क्या होता है कि जो जीव जंतु हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो बीमार होते हैं, वो लुप्त होते जाते हैं, इंसानों पे तो पड़ता ही है और प्रदूषण भी बढ़ता है। तो उस पर जो समझौते हुए हैं वो इसमें बताए गए हैं, तो इसको भी आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। देखिए मैं ओवरऑल इसमें बता रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं, बाकी आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। इसका जो जो इसका पूरा निष्कर्ष है वो यही निकलेगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। अब जैव विविधता के ऊपर जो समझौते हुए हैं CBD जिसको बोलते हैं, वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि जैव विविधता जो प्रकृति के जीवन की परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। कि जैव विविधता क्या, जो हम परिवर्तन हो रहा है ना जीवन में उसको दर्शा रही है। ठीक है, कि हम किस प्रकार से हर चीज़ से परिवर्तन होता जा रहा है, पहले क्या था अब क्या है। जो आर्थिक क्या कहते हैं आपको खतरनाक जो उत्पादन हो रहे हैं वो इसमें देख रहे हैं, हमारी जैव विविधता खराब होती जा रही है, मतलब ये है इसमें पूरा। ठीक है, तो इसमें इसको लेके बहुत सारे समझे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको है ना अच्छे से इसका पॉइंट याद करके इसका जो अंदर का है वो आप इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देखिए जैव विविधता में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आई, जब पहले के टाइम पे तो इतनी जनसंख्या नहीं थी, जब बहुत साल पहले की बात करते हैं। बट अभी के टाइम पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या, इसका ऐसा विस्फोट हुआ है जनसंख्या का कि जैव विविधता पे बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको क्षति उठानी पड़ रही है। तो इसलिए जैव विविधता को कंट्रोल में करना, मतलब कि जैव विविधता ठीक चलती रहे उसके लिए क्या गया, रियो सम्मेलन हुए थे, जिससे कि जनसंख्या को लेके भी बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, आप अवेयरनेस फैल रही कि ज़्यादा जनसंख्या ना फैले, कम से कम हो, हमारा देश जो है वो भी अब कम जनसंख्या वाला देश बने। तो ये सब चीज़ें भी अब आ रही हैं आगे। अब तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखिए इसमें पर्यावरण संरक्षण में गैर सरकारी संगठन की भूमिका बता रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण, जो हम पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहते हैं, उसको अच्छा करना चाहते हैं, उसमें गैर सरकारी संगठन जिसको हम NGO बोलते हैं उसकी क्या भूमिका रही है। आप सभी को पता है कि अब NGO बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, हर एक मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पर्यावरण को लेके भी NGO ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें करें हैं पर्यावरण में, शिक्षा में, सब चीज़ में। तो पर्यावरण को लेके क्या उन्होंने किया है कि बहुत जितने भी लोग हैं उनको शिक्षित किया है पर्यावरण को लेके, कि हमें इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपना वेस्ट को यूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। तो उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक बनाया है। जो NGO होता है वो लोगों को जागरूक बनाता है, शिक्षित करता है, और इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है उनसे उनका टाई अप होता है। ठीक है, उनसे वो फंड लेके मतलब कि फिर देश में क्या करते हैं, काम करते हैं, पर्यावरण को सही करने में बहुत सारा योगदान देते हैं। तो आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे NGO होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करते हैं, या फिर उनको किस प्रकार से मतलब वापस रिसाइकल किया जाता है या फिर पूर्ण तरीके से नष्ट किया जाए, ये सब चीज़ें NGO करते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं, बहुत सारे अभियान चलाते हैं, रैलियाँ चलाते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है कि NGO किस प्रकार से अपना काम करते हैं। और NGO का एक और काम भी होता है कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जो चीज़ें गलत हो रही है उसके खिलाफ एक्शन लेना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, कि यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे केमिकल कहीं बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, लोगों के लिए हानिकारक, तो उसके लिए भी वो आवाज़ उठाते हैं, बताते हैं। तो ये सब चीज़ें NGO करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि आंदोलनकारी, इसको NGO की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, गैर सरकारी संगठन। ठीक है, NGO होती है, और यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने आंदोलनकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम किया है। तो यार ग्रिप्स की बात हो रही है, वहाँ पे देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको पोस्ट करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये मैथ 2 का है, और मैथ 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका जो सब्जेक्ट है, और ये फर्स्ट पेपर ही आपका होता है, फर्स्ट या सेकंड पेपर होता है मैथ 2 का।
तो इसलिए आप इसको अच्छे से करके जाना। और इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बना रखी है वो प्लीज़ ज़रूर से करके जाना। मैथ 2 के जितने चैप्टर कर रखे हैं वो करके जाना, प्लस ये क्वेश्चंस करके जाना, क्योंकि देखिए मैथ 2 का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है इसका पैटर्न जो है वो भी चेंज होता रहता है। मैथ 2 में पैटर्न कभी कभी चेंज होता है, मैथ 8 में पैटर्न चेंज होता है। और क्या होता है कि 2 घंटे का टाइम मिलता है तो आप सारे क्वेश्चन जल्दी से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसकी अच्छे से तैयारी करके जाइए, पॉइंट याद करके जाइए और ब्रीफ हमको कैसे एक्सप्लेन करना है वो सब देख के जाइए। चिपको आंदोलन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन क्या है मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ। देखिए चिपको आंदोलन क्या था कि जब यहाँ पे पूरा शहर उसका राज्य का नाम और सब कुछ एक्सप्लेन होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस मैं आपको इसकी कहानी बता देती हूँ ओवरऑल कि क्या था कि चिपको आंदोलन में बहुत सा पहले के टाइम पे कि जो वो थे प्राइवेट वो होती है ना, एजेंसियाँ होती है, कंपनियाँ होती हैं। तो एजेंसियाँ जो थी सरकारी संगठन की एजेंसियाँ ही थी, वो सरकार की एजेंसियाँ थी ये मान के चलिए। तो उसने उन्हें क्या किया था कि जो वहाँ के पेड़ थे उनको काटने के लिए एक वो किया था कि सरकार ने ऑर्डर भी दे दिया था और वो काटने के लिए ही जा रहे थे। बट वहाँ की जो लेडीज़ थी उन्होंने ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उनका वो जो पेड़ पौधे थे, जंगल था, उन्हों से ही उनका पूरा घर परिवार चलता था। उन्हों से ही वो मतलब उनको कुछ काम उम करके अपना काम चलाते थे, अपना घर चलाते थे, खाने पीने का वो अपना बंदोबस्त करते थे। परंतु जब उनको पता चला कि कोई वो आ रहे हैं, संगठन आ रहा है या फिर कोई लोग आ रहे हैं कि हमारे पेड़ों को यहाँ के काटने जा रहे हैं, तो सब लोग पेड़ से जाके चिपक गए थे ताकि इनको ना काट पाए। और ये बहुत टाइम तक चला, बहुत आंदोलन रहा, ये फेमस आंदोलन बना, जिस कारण वो जो एजेंसियाँ जा रही थी पेड़ को काटने के लिए वो वापस आ गई और ये सफल हो गया। चिपको आंदोलन था एक तरीके से सफल आंदोलन था, क्योंकि फिर इनको पेड़ को ना काटा जाए ऐसा वो आ गया कि आप पेड़ों को नहीं काट सकते, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें में ओवरऑल है चिपको आंदोलन। बाकी आपको इसमें ये पढ़ना है कि कहाँ हुआ था, इसमें मेन किरदार किसका था, ठीक है, और कितने टाइम तक चला था, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप इसको पोज करके पढ़ लेना। मैंने इसको बस शॉर्ट में ही आपको बताया है। देखिए यहाँ पे लिखा है गढ़वाल हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था 1973 में हुआ था। तो यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं। चिपक कर खड़े हुए थे, ये इनका मेन मोटिव है, पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे, ये सबसे मेन चीज़ थी इसमें, ठीक है। तो 1000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, महिला खास तौर पे थी। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि ठेकेदार जो थे वो वनों को काटने आए थे और इन्होंने वनों की रक्षा की, जो वहाँ के श्रमिक लोग थे, और ये चिपको आंदोलन सफल हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टिप्पणी में भी या फिर नॉर्मली भी आ सकता है। पृथ्वी सम्मेलन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप्पणी में पूछा जा सकता है, नॉर्मल भी। पृथ्वी सम्मेलन 1992, तो पृथ्वी सम्मेलन जो हमारा हुआ था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओजोन परत को लेके हुआ था 1992 में। ओजोन के ऊपर हुआ था कि जिस तरीके से ओजोन में छिद्र हो रहे हैं सब है। तो ये ब्रूसलैंड में हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। 150 से अधिक संख्या के वो वहाँ पे सम्मिलित हुए थे। और यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इन्हों को आप पढ़ सकते हैं। पृथ्वी सम्मेलन में ये सब चीज़ें उठाई गई थी। एजेंडा इन्हों का यही था कि पर्यावरण तथा विकास के ऊपर था। फिर एजेंडा 21 था पर्यावरण और विकास के ऊपर। देखिए इसमें क्या था, इसमें ऐसे सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जो इस क्षेत्र में राज्य अधिकारियों तथा कर्तव्यों की परिभाषित करते हैं। इसमें क्या था कि आप वो सिद्धांत बताए गए इसमें, और वो अधिकार और कर्तव्य बताए गए जो पर्यावरण से रिलेटेड थे, कि अगर आपके पास कुछ अधिकार है तो कर्तव्य भी हैं, अगर आप और ऐसे सिद्धांत बताए गए जो पर्यावरण के रक्षा में थे, ठीक है, कि पर्यावरण को हम कैसे कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। एजेंडा 21 में यार क्या था, पोषणकारी विकास और प्राप्त करने के लिए वैश्विक क्रिया की जो पोषणकारी विकास होना चाहिए, मतलब सबके पास सही से खाना पीना, पोषण जो बोलते हैं ना, पोषण वाला होना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई थी, ठीक है। वैश्वीकरण पे किस प्रकार से हो वो सब थे। फिर वन संबंधित दस्तावेज की वन जो है उसके संबंधित में जो भी दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब होने चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। कानून रूप से बंधकारी 2 समझौते, कानून रूप से 2 वहाँ पे समझौते हुए थे। इसमें से एक था जलवायु परिवर्तन और जैव विभिन्नता से संबंधित था, ठीक है। ये सब आप पढ़ सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या था, वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर रोक तथा जैविक रूप से
जो प्रजातियां हैं उनका उन्मूलन कम, कि वो एक जगह से दूसरी जगह या जो जैसे कम होते जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। और जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है हमारा आज के टाइम का, वो पता ही होगा, पहले क्या होता था, ठंडी गर्मी सब सेम सेम पड़ता था, ठीक है। पर आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जलवायु ऐसे परिवर्तन हुए कि ठंड तो अब 1-2 महीने की होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा, सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बारिश आती है तो इतनी आती है कि सुनामी आ जाती है। तो ये जलवायु परिवर्तन है, तो ये सब चीज़ें बताई गई थी। और ये सब होता क्यों है, जो हमारा प्रदूषण है, पर्यावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से होते हैं। तो यहाँ पे वो बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। जो हमारा आर्थिक विकास है और पर्यावरण, देखिए हमें अपना आर्थिक विकास तो करना ही है, ठीक है, उसको तो हम रोक नहीं सकते, और पर्यावरण को भी कैसे सुरक्षित रखें, इन दोनों में कैसे हम कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं, उसके ऊपर बात हो रही है कि हमें आर्थिक विकास भी करना है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। तो वो हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। पहले प्रकृति के साथ समरसता के साथ जीना, कि जो भी हमारी प्रकृति है उसके साथ हमें कोऑर्डिनेशन बिठा के ही जीना पड़ेगा। ये नहीं हम प्रकृति को तहस नहस कर रहे हैं और अपना खुली आज़ादी के साथ जी रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमें पेड़ों को भी बचाना है, घर भी बनाना है, दोनों चीज़ एक साथ कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें हमें खुद बैलेंस करनी होगी। तो वही चीज़ है इसमें कि किस प्रकार से हम प्रकृति को भी सही रखें और अपना विकास भी कर सकें। तो यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, पर्यावरणीय हानियों के लेखन की समस्या, कि पर्यावरण जो है उसमें क्या क्या हानि की समस्या वो है, यहाँ पे बता रखा है। प्रदूषण सबसे बड़ा है, ठीक है, कि हमें अपना विकास तो हम कर रहे हैं, कि विकास कैसे, हमने टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया, गाड़ी मोटर चल रही हैं, बट पर्यावरण को इससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुँच रही है, प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, बाकी आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं कि 1980 के दशक से कैसे हमने टेक्नोलॉजी को विकसित किया और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये सब बताया गया है, तो आप इसको पोस्ट करके लिख सकते हैं। बहुत इसी टॉपिक है, जैसे यहाँ लिखा है, मछली और लकड़ी व खनिज जैसे संसाधन भंडार के दोहन से प्राप्त जो मिला है ब्यौरा, कि हम लकड़ी का कैसे वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसको काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट उठ के हम वो कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका दोहन ही हो रहा है एक तरीके से, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा, कौन निर्धारित करेगा कि इसका जिम्मेवार कौन है, या फिर इसको कौन उठाएगा, इन सब समस्या को कौन हैंडल करेगा, वो सब चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं। तो वो सब चीज़ें आप इसमें से देख सकते हैं, पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। इसको सुलझाएंगे कैसे, इसका समाधान कैसे करेंगे, ठीक है, जो पर्यावरण संघर्ष चल रहा है उसको सुलझान कैसे होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो